जाता था कहाँ, स्टोमक में। स्टोमक में जब आता है तो स्टोमक जो होता है वहां पर आपका गैस्ट्रिक जूस निकलता है। गैस्ट्रिक जूस में कई कंपोनेंट्स है गैस्ट्रिक जूस के, जैसे आपका HCl है, पेप्सिन है, म्यूकस है, रेनिन है या काइमोसिन है। तो उनके कारण भोजन जो है अब वहां पर भी उसमें कुछ प्रोसेस हुआ था स्टोमक में और उसका डाइजेशन हुआ था। वो जो डाइजेशन हुआ था भोजन का, उसके बाद भोजन जो है सो एक अधपचा भोजन के रूप में बदल गया था, जिसको काइम बोलते थे। तो ये जो आपका स्टोमक था, स्टोमक में बताया था कि स्टोमक में जब भोजन का डाइजेशन हो गया, डाइजेशन होने के बाद भोजन अब उसमें से निकलना चाहेगा, स्टोमक में से निकलना चाहेगा। कल अगर याद हो थोड़ा बहुत भी तो हम लोग पढ़े थे कि गैस्ट्रिक जूस वगैरह के काम करने से कैसा भोजन का डाइजेशन हुआ था। उसमें भी आपको शायद कल बताए थे कर्डलिंग ऑफ मिल्क के बारे में भी, कि दूध का डाइजेशन होने के लिए उसका जमना जरूरी है, कर्डलिंग जरूरी है। कर्डलिंग जो होता है वो आपका रेनिन या काइमोसिन के मदद से होता है और उसके चलते वहां पर जो है ना रुक पाता है भोजन आराम से स्टोमक में। जो आपका मिल्क था वो आपका रुक पाता था स्टोमक में और रुकने के कारण उसका डाइजेशन हो पाता था पेप्सिन के मदद से। ये यहाँ तक कल हमको लगता है कि पढ़े होंगे ये सब। अब यहाँ तक के बाद जो हम लोग को आगे पढ़ना था वो था कि आखिर स्टोमक में से भोजन आगे कैसे जाता है। तो स्टोमक में से जो भोजन होता है वो आपका आगे जाता है कुछ प्रोसेस के द्वारा, और ये प्रोसेस जो है ना भोजन के स्टोमक में प्रवेश करने के 3 से 4 घंटे के बाद शुरू होता है। अर्थात कोई भी भोजन जो हम खाते हैं और वो स्टोमक में जाता है, वो स्टोमक में करीब 3 से 4 घंटे तक पड़ा रहता है और उसके बाद भोजन जो है उसमें आपका उसका कुछ प्रोटीन का डाइजेशन होता है, थोड़ा बहुत जो है ना लिपिड का भी डाइजेशन हो जाता है और उसके बाद हाईली एसिडिक भोजन के रूप में या कंपोनेंट्स के रूप में वहां से वो बाहर निकलता है और जाता है डियोडेनम में। इस घटना को ही कहते हैं इम्पटिंग ऑफ स्टोमक। इम्पटिंग ऑफ स्टोमक के लिए अब तो जो है ना निम्नलिखित आपका स्थिति उसमें होता है। अगर भोजन में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है तो भोजन का डाइजेशन काफी तेजी से होता है। कहाँ, आपके स्टोमक से बाहर निकलने का प्रोसेस काफी तेजी से होता है। लेकिन अगर प्रोटीन है तो थोड़ा धीमा निकलता है, मतलब 3 घंटा के बाद निकलेगा भोजन, कहां से, स्टोमक से। और अगर कार्बोहाइड्रेट है भोजन में ज्यादा या कार्बोहाइड्रेट वाला ही भोजन है तो क्या करेगा, ये आपका 3 घंटे तक में आपको स्टोमक को छोड़ने लगता है या स्टोमक से बाहर भोजन निकलने लगता है, डियोडेनम में जाने लगता है। अगर भोजन में फैट हो तो भोजन लेट होने लगता है, 4 घंटे तक चला जाता है, 4 सवा 4 घंटा हो जाता है। क्योंकि फैट जो है ना वो आपका उसका डाइजेशन शुरू होता है बढ़िया से, कहां से भाई, तो आपके डियोडेनम में। और डियोडेनम में जो डाइजेशन शुरू होता है सबसे पहले वहां पर इमल्सिफिकेशन शुरू होता है। वो किसके मदद से, लिवर के बाइल के मदद से, जिसके चलते काफी समय लगने लगता है और वैसा भोजन जिसमें फैट हो ज्यादा वो आपका काफी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है या बढ़ता है। इसी कारण यहां पर लिखे हैं कि अगर आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट है ज्यादा तो भोजन जो है ना वो तेजी से आगे बढ़ेगा। अगर प्रोटीन है तो थोड़ा और धीमा हो जाएगा और अगर वसा उसमें है, फैट है, तो लेट होने लगता है। अब आपके मन में आएगा कि लेट होने का कारण क्या था, तो आपको हम बताए थे कि सबसे ज्यादा लेट होने का कारण ये होता है कि डियोडेनम जो है वहां पर फैट का डाइजेशन शुरू होता है और उस फैट के डाइजेशन शुरू होने के कारण क्या होता है, इमल्सिफिकेशन पहले होता है, इमल्सिफिकेशन के बाद डाइजेशन होने लगता है। तो इन प्रोसेस में समय लगने के कारण भोजन
को स्टोमक से पार होने में समय लगता है। इसलिए जब भी आप भोजन किए होंगे, अगर चावल खाते हो तो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, रोटी खाते हो तो थोड़ा जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन अगर दाल के साथ रोटी खाते हो तब थोड़ा देर होता है। अगर आप जो है ना हलवा खाते हो या पुआ खाते हो, मतलब वैसे पदार्थ खाते हो जिसमें आपका क्या है, तेल ज्यादा है, या आप क्या करते हो, मीट खाते हो जिसमें प्रोटीन और क्या है, फैट ज्यादा है, तो क्या होगा, आपका भोजन जो है लगता है कि पेट में बहुत देर तक है, जल्दी आपको बोलते हैं कि जल्दी अभी लग रहा है कि भोजन पेट ही में रखा हुआ है। ये जो पेट में बोल रहे हो आप, ये रियली में भोजन स्टोमक में ही बना हुआ है, और इसका रीजन क्या है कि उसमें फैट या प्रोटीन ज्यादा होने के कारण डियोडेनम से वो धीरे धीरे जा रहा है। डियोडेनम वहां पर उसको कंप्लीट रूप में इमल्सिफाई करने में लगा हुआ है और डाइजेशन को स्टार्ट करने में लगा हुआ है। अब हम लोग भोजन यहां से स्टोमक से हमारा जो था पचा हुआ, जो था अधपचा टाइप का कुछ पचा हुआ भोजन जो है वो आपका चला जाएगा आप किसमें, डियोडेनम में। डियोडेनम में जब भोजन जाता है तो आपका कुछ हद तक उसके प्रोटीन का डाइजेशन हो जाता है और काफी एसिडिक होता है। ऊपर में जब थे हम लोग बकल कैविटी से जब निकले थे, उसको लिए थे, तो भोजन का अभी भी जो है ना जिस रूप में भोजन लिए थे अब उसी रूप में करीब करीब कुछ हद तक रहता है, थोड़ा आपका स्मॉल पार्टिकल्स के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और क्या होता है, वो आपका जो है वो आपका मतलब डाइजेशन शुरू तो हो जाता है लेकिन डाइजेशन नहीं ठीक से होता है। लेकिन वही स्टोमक में जब आपका भोजन चला जाता है, स्टोमक में जब भोजन आपका पहुंचता है तो वहां पर क्या होता है, वो आपका ठीक से डाइजेशन शुरू हो जाता है क्योंकि वहां पर काफी देर तक रुकता है। अब हम लोग डियोडेनम में जब देखते हैं तो डियोडेनम में जो है ना कुछ स्टेज हैं, अलग अलग स्टेज है डाइजेशन का। सबसे पहले डियोडेनम में जैसे ही भोजन पहुंचता है हार्मोन निकलना शुरू होता है कुछ डियोडेनम के म्यूकोसा से। अगर थोड़ा बहुत भी आपको याद होगा तो आपको बताए थे कि आपका जो इंटेस्टाइन होता है, गट होता है, उसका सबसे अंदर का जो लेयर होता है उसका नाम म्यूकोसा था। उसके बाद जो बाहर की तरफ था सब म्यूकोसा था। तो यहाँ पर जो सबसे अंदर का लेयर है डियोडेनम का, जिसको डियोडेनल म्यूकोसा कह रहे हैं, वो आपका कुछ हार्मोन को देता है जब भोजन उससे आकर टच करता है। और वो जो हार्मोन देता है उसमें सबसे प्रमुख हार्मोन कुछ है, एक है इंटेरोगैस्टेरॉन। इंटेरोगैस्टेरॉन जो है वो क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस जो निकल रहा था स्टोमक में उसके सिक्रीशन को रोकता है। तो पहला जो आपका हार्मोन है जो आपका डियोडेनल म्यूकोसा से निकलता है उसका नाम है इंटेरोगैस्टेरॉन। ये सबसे पहला काम यही करता है कि स्टोमक से चूंकि भोजन अब डियोडेनम में आने लगा है तो गैस्ट्रिक जूस के प्रभाव को कम करने के लिए, ताकि भोजन को आराम से एसिडिक से अल्केलाइन बनाया जाए, ये क्या करता है, आपके स्टोमक में जो गैस्ट्रिक जूस निकल रहा था उसको रोकता है, इंटेरोगैस्टेरॉन। दूसरा जो आपका हार्मोन है उसका नाम है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड या GIP। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड जो होता है उसका काम है कई मतलब छोटे छोटे जो है ना कामों को एक साथ क्या करता है, कंट्रोल करता है। जिसमें पहला काम है उसका गैस्ट्रिक जूस का इनहिबिशन करना, जो कि आप इंटेरोगैस्टेरॉन कर रहा था। दूसरा काम ये क्या करता है कि जो आपका इंसुलिन होता है, आपको आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पढ़े होंगे, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस बताए थे कि पैंक्रियाज में कुछ इंडोक्राइन आपके एरिया होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उसी को बोलते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। और ये जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस होता है उससे सिक्रीशन होता है कई हार्मोन्स का, इसलिए उसको इंडोक्राइन बताए थे। इसमें कई प्रकार के सेल्स थे, कम से कम 4 प्रकार के तो आराम से बता सकते थे आप, बीटा, अल्फा, और क्या था, बीटा था जिसको बी सेल्स बोल रहे थे, ए सेल्स बोल रहे थे, फिर डेल्टा बोल रहे थे, डी सेल्स, और चौथा जो था वो PP सेल्स था या पॉलीपेप्टाइड जो आपका था
वो उसका सेल्स का बारे में बता रहे थे हम। पीपी सेल्स जो थे उन सबका अपना अपना काम था। उसमें आपका बीटा सेल के बारे में बताया था कि वो इंसुलिन का सिक्रीशन देता है, तो उसके सिक्रीशन को रोकता है, बढ़ाता है कौन, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। वहां पर हम बताए थे कि ग्लूकागॉन भी जो है ना उसके सिक्रीशन को रोकता था, किसके, तो इंसुलिन के। फिलहाल हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि ये स्टिमुलेट करता है कौन, जीआईपी। जीआईपी जो है ना वो क्या करता है, लैंगरहैंस पर जाके काम करता है, लैंगरहैंस के आइलेट्स पर, और इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ाता है। प्लस स्टोमक से चूंकि भोजन निकलना शुरू हो गया है, इसलिए स्टोमक में चर्निंग को रोकता है। जब चर्निंग को रोकेगा मतलब स्टोमक में जो आपका वाल जो मूव कर रहा था, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा था उसमें, जिसके चलते भोजन हिल रहा था, वो क्या हो जाएगा, रुकेगा जब, तो भोजन धीरे धीरे उसमें से निकलेगा। नहीं तो क्या होगा, एकाएक, चूंकि वो आपका नीचे जो स्फिंक्टर मसल था वो खुला है तभी भोजन नीचे जा रहा है। और अगर उसमें चर्निंग मूवमेंट आपका जारी रहेगा तो क्या होगा, भोजन तेजी से पार कर जाएगा डिओडनम में। जब तेजी से पार कर जाएगा तो डिओडनम में जो प्रोसेस है, इमल्सिफिकेशन है, प्लस उसमें आपका जो जूस है, आपका डिओडनल जूस है, या फिर आपका बाइल है, या पैनक्रिएटिक जूस है, वो ठीक से भोजन में मिल नहीं पाएगा। इसलिए ये इतना 3-4 काम जो है ये आराम से किया जाता है दोनों के द्वारा, इंटेरोगैस्ट्रिरॉन के द्वारा और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड के द्वारा। सबसे पहले सिक्रीशन को रोक दिया जाता है, किसमें, स्टोमक में। दूसरा काम क्या होता है, इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ावा दिया जाता है। और तीसरा क्या होता है, स्टोमक में से आपका जो इम्पटी हो रहा था, मतलब भोजन आगे बढ़ रहा था, उसको धीमा किया जाता है और चर्निंग मूवमेंट को रोका जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते तो जो तीसरा आपका हार्मोन है उसका नाम है चोलेसिस्टोकाइनिन या कोलेसिस्टोकाइनिन पैनक्रियोजाइमिन। कोलेसिस्टोकाइनिन और पैनक्रियोजाइमिन या CCK-PZ, ये जो हार्मोन है ये क्या करता है, ये भी आपका 2-3 काम करता है। पहला काम तो ये करता है कि पैनक्रियाज के जो आपका एक्सोक्राइन पार्ट था, जिसको पैनक्रिएटिक एसिनी कह रहे थे, उसको स्टिमुलेट करता है ताकि वो डाइजेस्टिव एंजाइम दे। दूसरा काम ये करता है कि गॉल ब्लैडर जो है ना उसको जाकर ये स्टिमुलेट करता है ताकि गॉल ब्लैडर जो है वहां से बाइल निकल सके। आपको अगर याद होगा पीछे बताए थे कि जो आपका जो लीवर है उससे बाइल का सिक्रीशन होता है। सिक्रीशन होने के बाद वो जो बाइल है वो जाकर गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। गॉल ब्लैडर उसको क्या करता है, कंसंट्रेट करता है और तब तक स्टोर रखता है जब तक आपका डिओडनम में फूड ना आया हो। ऐसा पीछे हम लोग पढ़े थे। लेकिन डिओडनम में भोजन आ चुका है, तो भोजन आ चुका है तो वहां से उसको पता लगना चाहिए, किसको, गॉल ब्लैडर को, कि भोजन आ चुका है। अब हमको क्या करना है, हार्मोन ये एंजाइम को, बाइल को भेजना है। तो इसके लिए उसको जाकर कौन स्टिमुलेट करता है, CCK-PZ। ये आपका स्टिमुलेट करता है जिससे गॉल ब्लैडर ऐसे श्रिंक करता है। जैसे छाता जो है ना फैला हुआ हो, उसको आप क्या करते हो, अम्ब्रेला को ऐसे आप श्रिंक करवाते हो, उसी तरह से क्या करते हैं, बंद करते तो श्रिंक होता है। उसी तरह से कुछ हद तक जो है ना आपका गॉल ब्लैडर जो है ना वो श्रिंकेज शुरू कर देता है। और जब श्रिंकेज शुरू होता है तो वहां से बाइल जो है ना आपका निकलने लगता है। तीसरा काम जो इसका है वो सेम टू सेम आपका उसी के जैसा था जैसा हम पीछे देख रहे थे, कि ये भी आपका स्टिमुलेट करता है कि इंसुलिन निकले। समझ लो इंसुलिन कितना महत्वपूर्ण है कि उसके लिए जो है ना कई हार्मोन लगा हुआ है उसको निकालने में। चौथा जो हार्मोन है उसका नाम है सिक्रीटिन। और ये जो सिक्रीटिन है ये क्या करता है, ये सिक्रीटरी सेल्स जो होते हैं पैनक्रिएटिक डक्ट के, उनको स्टिमुलेट करता है ताकि वो पैनक्रिएटिक जूस में क्या करें, जूस को बाहर निकालें और उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी काफी ज्यादा होता है। हाँ, तो इलेक्ट्रोलाइट्स भी दें। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपका सिक्रीटिन है उसका पहला काम हो गया कि पैनक्रिएटिक जो डक्ट है उसमें जो सिक्रीटरी सेल्स है उसको आपका स्टिमुलेट करवाता है ताकि वहां से क्या हो सके,
पैनक्रिएटिक जूस निकल सके और इलेक्ट्रोलाइट्स निकल सके। इससे क्या फायदा होने वाला है भाई? तो जो मीडियम था पहले अल्केलाइन उसको बनाना था एसिडिक से, उसमें मदद मिलेगा इलेक्ट्रोलाइट से। दूसरा है स्टिमुलेशन ऑफ सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। देखो सारा का सारा अभी चार हम लोग पढ़ चुके हैं, चारों में देखो फंक्शन एक है क्या? एक कॉमन फंक्शन है सब में, स्टिमुलेशन ऑफ सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। अब चौथा जो तीसरा जो आपका इसका फंक्शन है वो क्या करता है? सीसी के पीजेड जो है ना उसका डेंसिटी को बढ़ाता है, मतलब उसके सिक्रीशन को बढ़ाएगा ताकि जिससे वो क्या हो, ज्यादा कंसंट्रेट हो जाएगा और जितना ज्यादा कंसंट्रेट होगा उतना ज्यादा पैनक्रियाज को ये क्या करेगा? डाइजेस्टिव एंजाइम निकालने के लिए बाध्य करेगा। तो ध्यान रखिएगा पैनक्रियाज का जो एसिनी था, पैनक्रिएटिक एसिनी जो एक्सोक्राइन पार्ट था, उससे क्या निकलता है? डाइजेस्टिव एंजाइम निकलता है। लेकिन जो पैनक्रिएटिक डक्ट होता है पैनक्रियाज का, उससे आपका जूस निकलता है, पैनक्रिएटिक जूस, जिसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं प्रमुखतः। अगला है पांचवा जो हार्मोन है उसका नाम है इंटेरोक्राइनिन। इंटेरोक्राइनिन जो होता है वो आपका क्रिप्स ऑफ लिवर फॉर्म को स्टिमुलेट करता है ताकि वो क्या कर सके? सकस इंटेरिकस या इंटेस्टिनल जूस को दे सके। तो इंटेरोक्राइनिन जो है उसका काम है क्रिप्स ऑफ लिवर कॉर्न को स्टिमुलेट करना ताकि वो इंटेस्टिनल जूस का सिक्रीशन दे। आपको पीछे भी बताया थे कि इंटेस्टाइन से जो इंटेस्टाइन के दीवार पर, स्मॉल इंटेस्टाइन मेनली के दीवार पर जो ग्लैंड्स पाए जाते हैं उनको, उनसे जो सिक्रीशन निकलता है उनको इंटेस्टिनल जूस कहते हैं और इसी को सकस इंटेरिकस भी कहते हैं। अब जो निकला है सिक्रीशन वो आगे बढ़ने वाला है, वो आगे बढ़कर कहा जाने वाला है? वो आ जाएगा किसमें? डिओडनम में। कहां से भाई? क्रिप्स ऑफ लिवर कॉर्न से निकला और डिओडनम की जो है ना अंदर ल्यूमेन में आ जाएगा और भोजन में मिलेगा। लेकिन उसके पहले एक और आपका लास्ट जो है, जो मेन इंपॉर्टेंट है, तो ढेर सारा हार्मोन है लेकिन ये इंपॉर्टेंट कुछ हार्मोन है जिसको हम यहाँ पर बता रहे थे। एक है डिओक्राइनिन। डिओक्राइनिन जो है वो ब्रूनर्स ग्लैंड को, डिओडनम का जो ब्रूनर्स ग्लैंड है उसको स्टिमुलेट करता है ताकि वो क्या कर सके? अल्केलाइन म्यूकस का सिक्रीशन कर सके। म्यूकस का फंक्शन आपको बताए थे कि कम से कम दो फंक्शन दिमाग में रखिएगा। पहला तो मीडियम को कन्वर्ट करने में मदद करता है, मतलब अगर अल्केलाइन है तो एसिडिक, एसिडिक तो अल्केलाइन। समानतः म्यूकस जो है ना, अधिकांश जो म्यूकस होता है वो कैसा होता है? अल्केलाइन होता है नेचर में। तो ये जो म्यूकस है पहला तो मीडियम में मदद करता है बनाने में, और दूसरा जो इसका काम है जो सबसे इंपॉर्टेंट में एक है, ये आपका इंटेस्टाइन के दीवार को बचाता है। तो ये जो डिओक्राइनिन है वो ब्रूनर्स ग्लैंड से क्या करवाएगा? म्यूकस निकालेगा ताकि जो आपका डाइजेस्टिव एंजाइम्स आ गया, अब डिओडनम में आने लगा है, ताकि भोजन जो आया है डिओडनम में या आ रहा है उन सब से क्या हो सके? डिओडनम के दीवार को बचाया जा सके, उसके दीवार को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये आपको हम लोग पढ़ रहे थे कुछ हार्मोन्स जो निकलते हैं कहां पर? डिओडनम में भोजन पहुंचने पर। कितने प्रकार के देखे हम लोग? 6 प्रकार का देखे हैं। सबको एक दो बार अपना दिमाग में रख लीजिएगा क्या काम करता है। अधिकांश का जो फंक्शन है वो मिलता जुलता है और उसमें जो फंक्शन है वो एक फंक्शन है आपको क्या करना, वो ये है आपका जो पैनक्रियाज था, पैनक्रियाज से आपके लिए इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ावा देना, ये कॉमन फंक्शन है अधिकांश में। अब हम बढ़ते हैं इफेक्ट्स ऑफ बाइल में। बाइल जो है आपको याद होगा शायद, तो बाइल के बारे में पढ़े थे कि बाइल जो है वो निकलता था कहां से? लीवर से। ये इसका जो सबसे महत्वपूर्ण आपका फंक्शन है वो है कि ये सबसे पहले भोजन को एसिडिक से अल्केलाइन बनाने में मदद करता है। ऐसे तो पैंक्रियाटिक जूस भी मदद करता है, म्यूकस भी मदद करता है, लेकिन बाइल का जो है ना डाइजेशन में ज्यादा कोई रोल नहीं है, केवल फैट के डाइजेशन में रोल है। और दूसरा काम इसका है कि ये एसिडिक भोजन जो आया है स्टोमक से उसको अल्केलाइन बनाना। तो सेकंड फंक्शन इसका हो गया आपका अब
कि एक पहला तो हो गया कि एसिडिक भोजन को अल्कलाइन बनाया, दूसरा क्या बोले फैट को ये आपका इमल्सिफाई करता है, मतलब स्मॉल पीसेस में बांटता है। तो ये आपका था, हम लोग का सिक्रीशन पढ़ रहे थे, और वो सिक्रीशन किसमें, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब आपको बताए थे कि डियोडेनम से शुरू हुआ था, डियोडेनम में पढ़ रहे थे, और डियोडेनम में जो है ना आपका शुरू हुआ था कुछ हार्मोन के मदद से, उसके हार्मोन के द्वारा जो ना क्या होते थे, विभिन्न एक्टिविटी को शुरू किया जाता था, और उसको उस बात को आगे बढ़ाता था कौन, बाइल। बाइल क्या करता था, सिक्रीशन देने लगता था। अब नीचे हम लोग शुरू करते हैं, तीसरा जो इसमें है पढ़ना हम लोग को, इफेक्ट्स ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस जो होता है उसमें अलग प्रकार का कुछ एंजाइम्स होता है, जैसे प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होता है, और प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स को सबसे पहले देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। प्रोटियोलिटिक, प्रोटियो मतलब होता है प्रोटीन, लिटिक मतलब तोड़ने वाला, प्रोटीन को तोड़ने वाला या डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम। जो भी आपका निकलेगा एंजाइम प्रोटियोलिटिक, चाहे आपको याद होगा स्टोमक में भी बताए थे, पेप्सिनोजीन निकला था, मतलब इनएक्टिव फॉर्म में निकला था, प्रोलिन भी निकला था, मतलब इनएक्टिव फॉर्म में निकला था। तो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स जो निकलते हैं समानतः इनएक्टिव फॉर्म में निकलते हैं, क्योंकि अगर वो एक्टिव फॉर्म में रहेंगे तो जिस सेल में रहेंगे या जहां स्टोर रहेंगे उसी को क्या करेंगे, डिजेनरेट कर देंगे, उसी को तोड़ देंगे। तो प्रोटियोलिटिक एंजाइम यहां भी जो निकलता है इनएक्टिव फॉर्म में निकलता है, और आपका 4 प्रमुख होता है। पहला है ट्रिप्सिनोजीन, जिससे ट्रिप्सिन बनता है, दूसरा है काइमोट्रिप्सिनोजीन, जिससे काइमोट्रिप्सिन बनता है, और प्रो इलास्टेज, जिससे इलास्टेज बनता है, और प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज, जिससे कार्बोक्सी पेप्टिडेज बनता है। कैसे आपको समझ में आएगा कि ये आपका इनएक्टिव है नाम से, तो देखना सब में अपना नाम से आराम से बता सकते हो आप। ट्रिप्सिनोजीन, ट्रिप्सिन बनाने वाला, ठीक है, काइमोट्रिप्सिनोजीन, ठीक है, जीन बनाने वाला, तो काइमोट्रिप्सिन को बनाने वाला। प्रो इलास्टेज, प्रो मतलब होता है पहले, इलास्टेज एंजाइम के पहले, मतलब उसका क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल हो जाएगा। दूसरा है अगला है प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज। प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज मतलब प्रो मतलब क्या हो रहा था, प्रो मतलब पहले, तो अर्थात प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज का पहले का रूप। अब ये इनएक्टिव जो फॉर्म में आता है आपके कहां पर आया, डियोडेनम में आया, तो ये एक्टिवेट कैसे होता है, इसको एक्टिवेट करने के लिए कुछ आपका विधि है, तरीका है, जिसको हम यहां पर देखते हैं। ये सबसे पहले एक एंजाइम है जिसका नाम है इंटेरोकाइनेज। ये निकलता है डियोडेनम के म्यूकोसा से। जैसे ही ये सब एंजाइम्स पहुंचते हैं वहां पर इंटेरोकाइनेज भी पहुंच जाता है, और इंटेरोकाइनेज जो है ना वो सबसे पहले ट्रिप्सिन बनवाता है, ट्रिप्सिनोजीन को एक्टिव फॉर्म में बदल देता है ट्रिप्सिन के रूप में। अब जैसे ही ट्रिप्सिन बना, ट्रिप्सिन क्या करता है, वो आपका ऑटोकैटालिटिक एंजाइम के रूप में काम करता है। जैसे कई बार आप लोग देखे होंगे खेल वगैरह में होता है या सर्कस वगैरह में होता है कि एक जो कई जोकर है, एक जोकर को एक थाप अगर मारा जाए तो जो है ना वो अगले को मारा, अगले को मारा, ऐसे करके हो जाता है, वही सबको एक्टिवेट कर देता है। यहाँ भी यही बात है, ट्रिप्सिनोजीन से एक बार ट्रिप्सिन अगर बन जाए तो ट्रिप्सिन क्या करता है, ऑटोकैटालिटिक एंजाइम का काम करता है, मतलब बाकी जो ट्रिप्सिनोजीन होगा उसको खुद ट्रिप्सिन में बदल देगा। और इतना ही नहीं, और भी जो दूसरे एंजाइम्स हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स, उनको भी एक्टिव फॉर्म में बदल देगा। कौन बाबू, ट्रिप्सिन। तो इंटेरोकाइनेज केवल और केवल इतना काम करता है कि वो आपका ट्रिप्सिनोजीन को एक्टिव ट्रिप्सिन में बदल देता है, और जैसे ही एक्टिव ट्रिप्सिन में बदलता है आपका जो ये ट्रिप्सिन है बाकी काम संभाल लेता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, वो आपका पहले तो जो बचा हुआ ट्रिप्सिनोजीन है उसको ट्रिप्सिन में बदल देगा, और उसके बाद बाकी जो भी थे प्रोइलास्टेज, काइमोट्रिप्सिनोजीन, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज, इन सब को एक्टिवेट कर देता है। तो ये यहां पर हम पढ़ रहे थे कि कैसे एक्टिवेट हुआ प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स, जो कहां था आपके पैनक्रियाटिक जूस में आया था डियोडेनम में।
ड्यूओडेनम में आने के बाद ही एक्टिवेट होगा, दिमाग में रखना है। तो अब आपको कौन कौन सा एंजाइम मिल गया? ट्रिप्सिन मिल गया, ठीक है। आपको क्या मिल गया? काइमोट्रिप्सिन मिल गया, इलास्टेज मिल गया और कार्बोक्सीपेप्टिडेज मिल गया। आगे बढ़ते हैं। अब ये सब जो एंजाइम्स है ये करता क्या है? ये जो एंजाइम देख रहे थे आप, ये एंजाइम्स निम्नलिखित काम को पूरा करता है। जैसे ही आपका ट्रिप्सिन बना या काइमोट्रिप्सिन बना या इलास्टेज बना, ये प्रोटीन पर काम शुरू कर देता है और प्रोटीन को तोड़ देता है पेप्टोन्स के रूप में और प्रोटियोजेज के रूप में, पेप्टोन्स के रूप में और प्रोटियोजेज के रूप में। प्लस जो आपका पेप्टोन्स और प्रोटियोजेज टूटा है उसको और प्रोटीन को भी बदल देता है और छोटे टुकड़ों के रूप में, जिसको हम पॉलीपेप्टाइड, छोटा पॉलीपेप्टाइड, स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं और डाइपेप्टाइड्स बोलते हैं। तो रियली में ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और इलास्टेज जो है वो आपको पॉलीपेप्टाइड्स को या प्रोटीन को और छोटे टुकड़ों में बदल देता है और वो है पॉलीपेप्टाइड या डाइपेप्टाइड। फिर इसके बाद हम बोले कि इन तीनों, जब तीनों का काम एक ही है तो तीनों में अंतर क्या है? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और इलास्टेज करीब करीब सेम काम करता है। प्रोटीन को, पेप्टोन्स को और प्रोटियोजेज को जो है ना उसको क्या करता है? सिंपल फॉर्म में और तोड़ता है। तो प्रोटीन को तोड़ेगा किस रूप में? पेप्टोन्स और प्रोटियोजेज के रूप में, ठीक है। और पेप्टोन्स और प्रोटियोजेज जो है उसको तोड़ेगा पॉलीपेप्टाइड और डाइपेप्टाइड के रूप में। मतलब डायरेक्ट जो है वो पॉलीपेप्टाइड छोटे छोटे टुकड़े में बदल दिया और डाइपेप्टाइड मतलब 2 अमीनो एसिड का बना हुआ रचना में बदल दिया। तो दोनों में अंतर क्या है? तीनों में, ये तीनों में यही अंतर है कि ये तीनों जो है ना जो बॉन्ड तोड़ते हैं ना वो अलग अलग जगहों पर तोड़ते हैं। जैसे आप ऐसे समझ लो, मान लेते हैं ये आपका है प्रोटीन, ये उंगली जो है इसको मान लो प्रोटीन या पेप्टोन्स या प्रोटियोजेज। प्रोटीन से अगर होगा तो बड़ा होगा और वो जब टूट जाएगा तो किसमें बदल जाएगा? पेप्टोन्स में और प्रोटियोजेज में। अब प्रोटियोजेज को कैसे तोड़ता है? तो भाई उसको भी और छोटा छोटा टुकड़ा में बांट देता है ऐसे से। लेकिन इसमें तीनों में एक ही अंतर है और वो अंतर क्या है कि कोई अमीनो एसिड के बीच में जो आपका पेप्टाइड बॉन्ड होता है उसको तोड़ने का अंतर होता है। कौन सा अमीनो एसिड के बीच का बॉन्ड को कौन तोड़ेगा, इसी के आधार पर ये तीनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो कहां पर है आपका पेप्टाइड बॉन्ड्स, किन अमीनो एसिड के बीच में है, इसको तोड़ने के आधार पर ही इनमें अंतर पाया जाता है। बाकी फंक्शनिंग में कोई खास अंतर नहीं है। फंक्शनिंग सेम करता है, मतलब सेम काम करता है, रिजल्ट सेम देता है। अंतर सिर्फ है कहां पर जाकर उसका तोड़ेगा। हो सकता अमीनो एसिड, अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद होगा तो अमीनो एसिड पढ़े होंगे कि एसेंशियल अमीनो एसिड 20 टाइप्स का होता है, लेकिन ऐसे अनेकों अमीनो एसिड्स होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं। तो ये जो भोजन में अमीनो एसिड्स होता है कहां पर जाकर बॉन्ड तोड़ेगा, आप पढ़े होंगे ग्लाइसिन है, लाइसिन है, ऐसे करके कई प्रकार के अमीनो एसिड्स होते हैं। तो किस जगह पर बॉन्ड तोड़ना है इसके आधार पर इन तीनों में अंतर होता है और बाकी इनके रिजल्ट्स में कोई अंतर नहीं होता है। नेक्स्ट यहां पर लिखे हैं कि काइमोट्रिप्सिन जो है उसका एक और काम है, वो जो है ना कुछ हद तक पेप्सिन के जैसा ही रेनिन और काइमोसिन के न रहने पर दूध को जमने में मदद करता है। तो दूध को जमने में जो है ना मदद करने वाला आपको हम लोग पढ़े थे, 2 था, एक रेनिन था और एक कौन था? काइमोसिन था। अगर काइमोसिन और रेनिन न हो तो हम लोग पढ़े थे पीछे कि पेप्सिन जो निकलता है स्टोमक में वो क्या करता है? दूध को जमाता है आपके स्टोमक में और उसको पचने में मदद करता है, ठीक है, या पचाता है, तोड़ता है पेप्टोन्स के रूप में और प्रोटियोजेज के रूप में, वहां बताए थे पेप्सिन में। लेकिन यहां पर भी यही बात बता रहे हैं कि अगर जो है ना आपका दूध ठीक से कर्ड नहीं हुआ है, जमा नहीं है, तब ये काम कौन यहां पर करेगा? काइमोट्रिप्सिन करेगा। और काइमोट्रिप्सिन जो है ना पेप्सिन की तरह क्या करेगा? भोजन में जो दूध है उसको कर्ड बनाएगा, कर्डलिंग कर देगा, ठीक है। फिर लिखे हैं कि कार्बोक्सीपेप्टिडेज जो होता है, जो बच गया 3 एंजाइम का तो हम लोग देख लिए थे, आपको बताया था कि प्रोटियोलिटिक एंजाइम जो पैंक्रियाटिक जूस में था वो 4 तरह का था, ठीक है।
कौन कौन था? ट्रिप्सिन था, काइमोट्रिप्सिन था और इलास्टेज था और एक कौन था? कार्बोक्सी पेप्टिडेज। तो उन तीनों का फंक्शन तो आपको बता दिए। अब कार्बोक्सी पेप्टिडेज का फंक्शन का बात करते हैं। कार्बोक्सी पेप्टिडेज जो है ना वो क्या करता है? पॉलीपेप्टाइड को शॉर्टर पेप्टाइड्स में और फ्री अमीनो एसिड्स में उसको तोड़ देता है। ध्यान रखिएगा, मतलब कार्बोक्सी पेप्टिडेज जो है वो ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और इलास्टेज से ज्यादा डाइजेशन करता है। ये आपका डाइपेप्टाइड तक बनाता है और ये क्या करता है? अमीनो एसिड जो आपका शायद जानते होंगे, प्रोटीन का जो यूनिट होता है वो अमीनो एसिड होता है, तो ये सीधे अमीनो एसिड में बदल देता है। ठीक है, तो कार्बोक्सी पेप्टिडेज और ज्यादा डाइजेशन करता है, कंप्लीट। अब है एमाइलोलिटिक एंजाइम। एमाइल मतलब होता है स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट, ध्यान रखिएगा। लिटिक एंजाइम मतलब उसको तोड़ने वाला एंजाइम। तो स्टार्च को तोड़ने वाला या कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाला एंजाइम्स के बारे में देख रहे थे। अब ये जो पैंक्रियाज का जो जूस होता है, जिसको पैंक्रियाटिक जूस कह रहे हैं, उसमें जो आपका कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उनको कहते हैं पैंक्रियाटिक एमाइलेज या एमाइलोप्सिन। ये जो पैंक्रियाटिक एमाइलेज या एमाइलोप्सिन होता है, ये आपको करते क्या है? इसी को पैंक्रियाटिक एमाइलेज को एमाइलोप्सिन कहते हैं। तो एमाइलोप्सिन जो है ना, स्टार कर लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा एमाइलोप्सिन कहाँ पाया जाता है। तो पैंक्रियाटिक जूस में जो आपका एमाइलेज एंजाइम होता है या एमाइलोलिटिक एंजाइम होता है, उसी को एमाइलोप्सिन कहते हैं। ये स्टार्च और ग्लाइकोजन जो होते हैं उसको माल्टोज, आइसोमाल्टोज और लिमिट डेक्स्ट्रीन में तोड़ते हैं। अगर सैलिवरी एमाइलेज याद हो तो वो भी कुछ हद तक यही काम कर रहा था। माल्टोज, आइसोमाल्टोज और लिमिट डेक्स्ट्रीन में तोड़ रहा था। लिमिट डेक्स्ट्रीन क्या था? स्मॉलर पॉली, क्या था? पॉलीसैकेराइड था, छोटा टुकड़ा था, पॉलीसैकेराइड था ये। तो ये काम आपका यहां भी कर रहा है, माल्टोज, आइसोमाल्टोज और लिमिट डेक्स्ट्रीन में तोड़ देगा। माल्टोज, आइसोमाल्टोज के बारे में थोड़ा सा जो है ना हम लोग को पढ़ना है, यहाँ पर डिटेल से इसके बारे में बायो केमिस्ट्री में पढ़ना है, वहां देख लेंगे। माल्टोज और आइसोमाल्टोज के बारे में पीछे देखते हैं हम आगे, मतलब आगे देखते हैं। स्टार्च और ग्लाइकोजन जो है यहाँ पर एमाइलोप्सिन के द्वारा किस में बदल दिया गया? माल्टोज में और आइसोमाल्टोज में प्लस लिमिट डेक्स्ट्रीन में, मतलब स्मॉलर आपका पॉलीसैकेराइड्स में। अब बात करते हैं लिपोलिटिक एंजाइम्स का। तो आप जरा सा ऊपर से फिर से देख लो, आपका जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स था, कुछ हार्मोन थे, हार्मोन्स क्या कर रहा था? एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा था। दूसरा था प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स। प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स क्या किया भाई? डाइपेप्टाइड्स बनाया, कुछ पॉलीपेप्टाइड्स बनाया और इवन आप याद करो अमीनो एसिड्स कुछ बना देता है। ठीक है, तो आपका 3 प्रकार के जो है ना प्रोडक्ट आपको मिले यहाँ पर प्रोटीन के डाइजेशन से। हाँ, कुछ स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड्स मिले, डाइपेप्टाइड्स मिले और क्या मिला आपको? आपको अमीनो एसिड भी मिला। उसके बाद आपको बताया कि स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट के, स्टार्च या ग्लाइकोजन जो है, मतलब कार्बोहाइड्रेट का जब डाइजेशन हुआ किसके मदद से? एमाइलोलिटिक एंजाइम्स की मदद से, जिसको एमाइलोप्सिन भी कह रहे थे। तो इसमें आपको क्या क्या मिला बाबू? इसमें आपको जो प्रोडक्ट मिला अंतिम, वो वही मिला जो ऊपर भी मिला था, आपको बगल कैविटी में मिला था। माल्टोज, आइसोमाल्टोज और क्या मिला? लिमिट डेक्स्ट्रीन मिला, मतलब स्मॉलर पॉलीसैकेराइड चेन लिमिट डेक्स्ट्रीन है। और वो दोनों जो है ना डाइसैकेराइड है, ध्यान रखिएगा। माल्टोज और आइसोमाल्टोज क्या है वो हम फिर आगे देखेंगे। खैर, अगला जो एंजाइम है उसका नाम है, वो है आपका लिपोलिटिक एंजाइम। किसमें? पैंक्रियाटिक जूस में। लिपोलिटिक, लिपो मतलब लिपिड, लिटिक मतलब तोड़ने वाला, मतलब लिपिड को तोड़ने वाला एंजाइम। इसको हम लोग पैंक्रियाटिक लाइपेज या स्टिप्सिन भी कहते हैं। स्टिप्सिन जो होता है वो आपका फैट को, या ट्राइग्लिसराइड होता है फैट में, फैट जो होता है ट्राइग्लिसराइड होता है, उसको फैटी एसिड्स में और मोनो या डाइग्लिसराइड में बदल देता है। ठीक है, तो फैट का डाइजेशन जो है ना वो शुरू हुआ पैंक्रियाटिक जूस के द्वारा यहाँ पर, और वो मिला क्या आपको? फैटी एसिड्स और मोनो डाइग्लिसराइड्स।
अब है न्यूक्लिएजेज। तो ध्यान रखिएगा, फैट का डाइजेशन रियली में कुछ तो आपका स्टोमक में भी हुआ था, लेकिन इंपॉर्टेंट रूप में जो है ना वो आपका कहाँ हुआ, डियोडेनम में शुरू हुआ। और डियोडेनम में शुरू हुआ किसके मदद से, पैनक्रियाटिक जूस के लिपोलिटिक एंजाइम्स के मदद से। अगला है जो एंजाइम जो पाया जाता है पैनक्रियाटिक जूस में, उसका नाम है न्यूक्लिएजेज। जैसा कि नाम है, ये न्यूक्लिक एसिड को तोड़ता है न्यूक्लियोटाइड्स के रूप में। न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, न्यूक्लियोसाइड्स क्या है, हम देख लेंगे इसको, लेकिन फिलहाल यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड का बात करते हैं। न्यूक्लिक एसिड अगर आप थोड़ा बहुत भी सुने होंगे नाम, तो सुने होंगे कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है हमारे बॉडी में विभिन्न जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी या कैरेक्टर्स हैं उनको कंट्रोल करता है। न्यूक्लिक एसिड मुख्यतः दो प्रकार का होता है, डीएनए और आरएनए। तो इनको भी आपके पैनक्रियाटिक जूस के न्यूक्लिएजेज जो होते हैं वो आपका दो प्रकार का न्यूक्लिएजेज हो सकता है, राइबो न्यूक्लिएजेज और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिएजेज हो सकता है। तो जो राइबो होगा वो आरएनए को तोड़ता है, और जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिएजेज होगा या होता है वो डीएनए को तोड़ता है और अंततः उनको तोड़ देता है उनके यूनिट के रूप में। और डीएनए या आरएनए की यूनिट को बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। तो ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियोटाइड्स क्या है भाई, यूनिट है किसका बाबू, डीएनए या आरएनए का। अब इसी में से पैनक्रियाटिक जूस जो है अपना फंक्शन पूरा किया। तो अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो तो बताए थे अभी कि जब भोजन आपका कहां से, बकल कैविटी से आया था इसमें स्टोमक में, तो बोलस कहलाया था। ठीक है, वो आपका पार्शियली एसिडिक था, मतलब थोड़ा हल्का एसिडिक था। लेकिन वो भोजन जो आपका स्टोमक में आपका डाइजेशन जिसका हो गया 3 से 4 घंटा रहा, वो आपका स्टोमक से जब निकलेगा तो एक आपका एसिडिक काइम के रूप में निकलता है, सेमी डाइजेस्टेड फूड के रूप में निकलता है, जिसको काइम कहते हैं। अब ये जो काइम है ना वो आपका कैसा था, पेस्ट लाइक था, ये भी पेस्ट जैसा होता है। वो आपका बदल जाता है सेमी लिक्विड में, जिसको हम लोग कहते हैं काइम। तो काइम और काइम में अंतर है। काइम का निर्माण जो होता है वो स्टोमक में हुआ, और काइल का जो निर्माण होता है वो आपका किसमें हुआ, डियोडेनम में हुआ। काइल बनने के लिए जो है ना मदद कौन करता है, पैनक्रियाटिक जूस करता है। ध्यान रखिएगा, पैनक्रियाटिक जूस जो है ना वो काइल बनने में मदद करता है, जबकि आपका काइम बनने में मदद कौन करता था, तो काइम बनने में मदद करता था आपका स्टोमक। स्टोमक जो था ना वो काइम बनने में क्या करता था, मदद करता था। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे जब बढ़ेंगे तो क्या देख रहे हैं कि अब पैनक्रियाटिक जो जूस था उसके काम के कारण, उसके फंक्शन के कारण जो आपका डियोडेनम में भोजन आया था वो काइम से बदल गया था काइल में। नेचर उसका एसिडिक से हो गया था अल्केलाइन। तो तीनों को याद रखिएगा। बोलस का निर्माण कहाँ हुआ था, बकल कैविटी में, और बकल कैविटी में किसके मदद से, ये सलाइवा के मदद से। ठीक है, और उसमें वो कैसा था, स्लाइटली एसिडिक था। काइम का निर्माण कहाँ हुआ था, काइम जो है ना वो एसिडिक होता है, हाईली एसिडिक होता है, और इसका निर्माण कहाँ होता है, स्टोमक में, किससे, गैस्ट्रिक जूस से। और जो आपका काइल है वो तीसरा रूप है भोजन के डाइजेशन में। तो पहले बोलस, दूसरा काइम, तीसरा काइल। काइल का जो निर्माण है वो कहाँ हुआ, वो हुआ डियोडेनम में। किसके एक्टिविटी से, पैनक्रियाटिक जूस के एक्टिविटी से। अब इंटेस्टाइन की जो दीवार है उस पर भी कुछ ग्लैंड से, आप याद करो, जिसको हम लोग क्रिप्स ऑफ लिवर कॉर्न वगैरह बोलते थे, पीछे पढ़े थे, आप पढ़ाए थे, हम लोग देखे थे। तो उससे जो निकलता है सिक्रीशन, उसका नाम है इंटेस्टिनल जूस। तो इंटेस्टिनल जूस पे अब हम आ जाते हैं। इंटेस्टिनल जूस जो होता है उसका सिक्रीशन जो होता है उसको कहते हैं सकस इंटेरिकस। सॉरी, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स जो था उसके सिक्रीशन को क्या कहते थे, इंटेस्टिनल जूस या सकस इंटेरिकस। सकस इंटेरिकस जो होता है वो निकलता कहां से था, म्यूकोसा से निकलता था, म्यूकोसा के सेल से। किसका, क्रिप्स ऑफ लिवर कॉर्न। क्रिप्स ऑफ लिवर कॉर्न आपको बताए थे कि जो फिंगर लाइक
प्रोजेक्शंस होता है जिसको हम लोग भिलाई कहते हैं, उनके बीच में क्या होता है, कुछ आपका घाटी जैसा या कुछ आपका क्या होता है, वो गड्ढा जैसा होता है। जैसे यहाँ पर उंगलियों के बीच में है, उंगलियों को समझ लो भिलाई, तो उनके बीच में क्या है, गड्ढा जैसा है। तो ये जो आपका नॉर्मल जो हाथ है ना, नॉर्मल हाथ से नीचे की तरफ ऐसे घुसा रहता है, उसको बोल रहे थे हम क्रिप्स, है ना। और इसको खोजा कौन था, देखा तो कौन सबसे पहले, लिबरकॉन, इसलिए इसका नाम दिया गया क्रिप्स ऑफ लिबरकॉन। इसमें आपका विभिन्न प्रकार के डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसमें भी होते हैं। प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है, और प्रोटियोलिटिक एंजाइम जो होते हैं वो आपका दो प्रकार के होते हैं। यहां पर जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होता है वो कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक है एमिनोपेप्टिडेज, जैसा कि नाम है, और दूसरा है डाइपेप्टिडेज। दोनों को एक साथ बोलते हैं इरोप्सिन। हाँ, इरोप्सिन कहां से निकला भाई, तो इरोप्सिन जो है ना प्रोटियोलिटिक एंजाइम है जो कि इंटेस्टिनल जूस में पाया जाता है। आपको बताए थे एस्टिप्सिन जो था वो लिपोलिटिक एंजाइम है जो पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाता है। इसी तरह से कई नाम से, तो ये जो कॉमन नाम जो है ना इसको जरा सा ध्यान रखिएगा, ये काम देगा। तो एस्टिप्सिन पाया जाता था आपका किसमें, पैंक्रियाटिक जूस में, जबकि यहाँ पर प्रोटियोलिटिक एंजाइम में इरोप्सिन बता रहे हैं। और इसके पहले एक और हम बताया होंगे, थोड़ा सा भी अगर आपको याद होगा तो वहां पर आ जाइए, जस्ट पीछे के जो क्लास जो अभी हम लोग पढ़े हैं उसमें आपको बताए थे कि ये जो है ना एमाइलोप्सिन, इसको भी ध्यान रखिएगा, एमाइलोप्सिन। तो यहाँ पर एमाइलोलिटिक एंजाइम जो था उसका नाम क्या बता रहे हैं, एमाइलोप्सिन, ध्यान रखिएगा। तो दो तीन नाम है जिसको दिमाग में रखना है। एमाइलोप्सिन किसको बोला है, एमाइलोलिटिक एंजाइम्स को। निकलता कहां से भाई, तो वो निकलता है आपका पैंक्रियाज के जूस में होता है, मतलब पैंक्रियाज से निकलता है, पैंक्रियाटिक एसिनी से निकलता है। लिपोलिटिक एंजाइम्स को यहाँ पर एस्टिप्सिन बोल रहे हैं, ये किस में होता है भाई, पैंक्रियाज में होता है, पैंक्रियाटिक जूस में होता है। लेकिन इंटेस्टिनल जूस में जो आपका प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होता है उसका नाम है क्या बाबू, इरोप्सिन या इरिप्सिन। ये क्या करता है, ये आपका पॉलीपेप्टाइड को डाइपेप्टाइड्स और अमीनो एसिड में बदलता है। और जो डाइपेप्टिडेज है वो डाइपेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में बदल देता है, मतलब ये कंप्लीट डाइजेशन यहां पर कर देता है किसका, प्रोटीन का। कौन दोनों मिलकर, एमाइलोपेप्टिडेज और डाइपेप्टिडेज मिलकर, जिसको हम एक साथ क्या बोल रहे थे, इरोप्सिन कह रहे थे। ये क्या करते हैं, प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन कर देते हैं आपको, ठीक है, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जब कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा भाई, फ्री अमीनो एसिड्स मिलेंगे, जो यहाँ पर आपको दो नजर आ रहा था। ए का मतलब यहाँ पर अमीनो एसिड है, ध्यान देखिएगा। तो ये जो अमीनो एसिड्स बने हैं वो आपका किसके मदद से बने, तो डाइपेप्टिडेज के मदद से बने हैं। ऐसे इसके पहले भी आपको बताए थे कि कुछ आपका जो पैंक्रियाटिक जूस होता है उससे भी कुछ जो है ना अमीनो एसिड बना था, ठीक है। लेकिन यहां पर जो है ना ये मुख्य रूप से आपका अमीनो एसिड के रूप में जितना होगा आपका प्रोटीन्स वो सब कन्वर्ट कर दिया जाएगा अमीनो एसिड्स के रूप में। किसके मदद से, इंटेस्टिनल जूस के प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स या इरोप्सिन के मदद से। अब हम आगे बढ़ते हैं, एमाइलोलिटिक एंजाइम्स के बारे में कहते हैं। एमाइलोलिटिक, एमाइलो शब्द आया है कार्बोहाइड्रेट के लिए, मुख्यतः किसके लिए, स्टार्च के लिए। एमाइलोलिटिक जो एंजाइम्स होते हैं वो आपका इंटेस्टिनल जूस में निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। एक है आपका डेक्स्ट्रीनेज। वो जो डेक्स्ट्रीनेज होता है वो डेक्स्ट्रीनेज क्या करता है, एक मिनट, डेक्स्ट्रीनेज जो होता है लिमिट डेक्स्ट्रीन को जो है ना ग्लूकोज यूनिट में बदल देता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, डेक्स्ट्रीनेज लिमिट डेक्स्ट्रीन को बदलता है किसमें, ग्लूकोज यूनिट्स में। अब लिमिट डेक्स्ट्रीन चूंकि आपका पॉलीसैकेराइड था छोटा, इसलिए इसमें ग्लूकोज का जो आपका संख्या है वो लिमिट हम नहीं कर सकते हैं, केवल लिखे हैं कि आपका ढेर सारा, ये नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स में बदल देता है। लेकिन अभी आपको बताए थे पीछे, अगर थोड़ा सा भी याद हो, कि आइसोमाल्टोज और जो माल्टोज था ये दोनों के दोनों डाइसैकेराइड्स है, डाइसैकेराइड्स।
डाई मतलब दो, सैकराइड्स मतलब आपका क्या, शुगर, तो अर्थात 2 यूनिट शुगर का बना होता है। तो जो माल्टोज है वो आइसोमाल्टेज और माल्टोज और जो आइसोमाल्टेज तेज है, वो दोनों जो है ना आइसोमाल्टोज को और माल्टोज को तोड़ देता है ग्लूकोज के रूप में। दोनों चूंकि डाइसैकेराइड्स है, इसलिए आइसोमाल्टोज और माल्टोज के टूटने से 2-2 यूनिट आपको मिलता है ग्लूकोज का। ठीक है, तो यहां पर देखो एमाइलोलिटिक जो एंजाइम्स थे इंटेस्टिनल ग्लैंड्स के या इंटेस्टिनल जूस के, वो किसका कंप्लीट डाइजेशन कर रहे हैं, वो आपका कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट डाइजेशन कर रहे हैं। तो देख लीजिए इंटेस्टाइन के जूस ही कंप्लीट डाइजेशन कर पा रहे हैं किसका, भोजन का। जब तक इंटेस्टाइन जूस का काम शुरू नहीं होगा तब तक भोजन का कंप्लीट डाइजेशन नहीं होगा। तो ये अगर आप सोचते हो कि स्टोमक में डाइजेशन हो जाएगा तो गलत सोचते हो। स्टोमक में जो है ना वो आपका कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है। स्टोमक में भोजन केवल काइम के रूप में बदला जाता था और यहाँ पर काइल के रूप में बदला जा रहा है उसको। अब हम इन्वर्टेज का बात करते हैं। इन्वर्टेज जो है ना वो इन्वर्टेड शुगर जो है, इन्वर्ट शुगर जिसको सुक्रोज कहते हैं, उसको बदल देता है ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज में। तो ध्यान रखिएगा सुक्रोज जो है वो भी एक तरह का क्या है, आपका डाइसैकेराइड्स है, और इन्वर्टेज या सुक्रेज एंजाइम जो है उसको आपका 1 यूनिट ग्लूकोज में और 1 यूनिट फ्रुक्टोज में बदल देता है। नेक्स्ट जो आपका एंजाइम है उसका नाम है लैक्टेज। ये जो लैक्टेज एंजाइम है वो आपका दूध जो आपका शुगर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैक्टोज बोलते हैं। लैक्ट मतलब मिल्क होता है, ओज शुगर। तो लैक्टोज जो है, जो आपका मिल्क शुगर है, उसको 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज में और 1 मॉलिक्यूल ग्लैक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। कौन बाबू, लैक्टेज एंजाइम। तो लैक्टेज एंजाइम का काम क्या हो गया, लैक्टोज का डाइजेशन करना, किस रूप में, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के रूप में। नेक्स्ट है लिपोलिटिक एंजाइम। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, यहां पर जो आप डाइजेशन हुआ, कंप्लीट डाइजेशन हुआ किसका, प्रोटीन का। तो प्रोटीन से क्या मिला था, प्रोटीन से क्या मिला था, प्रोटीन का डाइजेशन होने पर अमीनो एसिड्स मिला था। जबकि अगर कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट डाइजेशन होगा तो कार्बोहाइड्रेट के कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद आपको ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज मिलेगा। ध्यान रखिएगा, कंप्लीट डाइजेशन जब हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का, जो किसकी मदद से हो रहा है, पैनकेटिक जूस के एमाइलोलिटिक एंजाइम्स की मदद से होता है, तो क्या मिलेगा आपको, ग्लूकोज मिलेगा, फ्रुक्टोज मिलेगा और ग्लैक्टोज मिलेगा। अगला जो एंजाइम है उसका नाम है लिपोलिटिक एंजाइम। जैसा कि नाम है लिपोलिटिक मतलब लिपिड को तोड़ने वाला एंजाइम। लिपिड को तोड़ने वाला जो एंजाइम है वो आपका एक ही होता है, अकेला होता है, और उसको बोलते हैं लाइपेज। तो लाइपेज क्या है, अकेला लिपोलिटिक एंजाइम्स है जो पाया जाता है किसमें, इंटेस्टिनल जूस में। ये क्या करता है, ट्राइग्लिसराइड या फैट को ये फैटी एसिड्स और मोनो और डाइग्लिसराइड में तोड़ देता है। ठीक है, अब हम यहां से आगे बढ़ते। इंटेस्टिनल जूस जो है उसमें न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज भी पाया जाता है। जैसा कि नाम है उसका, न्यूक्लियोटाइडेज मतलब किसको तोड़ेगा, न्यूक्लियोटाइड को तोड़ेगा। ठीक है, और इसको हम लोग फॉस्फेटेज भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये न्यूक्लियोटाइड में से न्यूक्लियोसाइड और फ्री फॉस्फेट को अलग अलग निकाल देता है। मतलब ये न्यूक्लियोटाइड को तोड़ देता है न्यूक्लियोसाइड के रूप में और फॉस्फेट के रूप में तोड़ देता है। अगला है न्यूक्लियोसाइडेज। न्यूक्लियोसाइडेज जो है न्यूक्लियोसाइड को तोड़ देता है नाइट्रोजनस बेस के रूप में या नाइट्रोजन बेस के रूप में और पेंटोज शुगर के रूप में। पेंटोज शुगर मुख्यतः 2 रूप में पाया जाता है, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। केमिस्ट्री में पढ़ना है और ऐसे बायोलॉजी में भी हम आपको पढ़ा देंगे इसको। तो जो भी आपका डीएनए आरएनए था किसी का भी, वो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स के द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, मेनली डियोडेनम में या डियोडेनम से थोड़ा आगे बढ़ने पर भी कन्वर्ट कर दिया गया किसमें, आपको
पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस के रूप में। ठीक है, तो सबका एकदम दिमाग में आपको आ जाना चाहिए आइडिया, किसके किसके डाइजेशन से क्या मिला। डाइजेशन किसका किसका होना था? डाइजेशन प्रोटीन का होना था। ठीक है, और प्रोटीन का डाइजेशन होने से आपको क्या मिला? अमीनो एसिड्स मिला। डाइजेशन किसका होना था? कार्बोहाइड्रेट का होना था। डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का जब होगा तो क्या क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलेगा, फ्रुक्टोज मिलेगा और ग्लैक्टोज मिलेगा। ये तीन उसका क्या है? आपका प्रोडक्ट है, अंतिम प्रोडक्ट है। उसके बाद लिपिड का होगा। लिपिड का जब होगा तो क्या मिलेगा? अंततः आपका जो है ना फैटी एसिड्स मिलेगा और ग्लिसराइड मिलेगा। ग्लिसराइड मुख्यतः दो रूप में मिल पाता है, मोनो और डाइग्लिसराइड के रूप में। ठीक है, तो ये आपको लिपिड का बताए। और जो न्यूक्लिक एसिड था, डीएनए आरएनए, उसका जब डाइजेशन होगा कंप्लीट रूप में तो आपको क्या मिलेगा? शुगर मिलेगा, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस मिलेगा। तो इस तरह से आपका कंप्लीट डाइजेशन हो गया हम लोगों का स्मॉल इंटेस्टाइन में। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था? इंटेस्टिनल जूस था। ठीक है, तो केवल स्टोमक के द्वारा डाइजेशन नहीं हो पाता है कंप्लीट, केवल बकल कैविटी के द्वारा भी डाइजेशन कंप्लीट नहीं हो पाता है। केवल जो है ना आपका बाइल के कारण जो है ना आपका कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो सकता है, वो केवल इमल्सिफाई करता है। केवल पैनक्रिएटिक जूस के जो एंजाइम्स हैं या पैनक्रिएटिक जूस है उसके कारण भी आपका क्या हो सकता है? डाइजेशन नहीं हो सकता है। केवल इंटेस्टिनल जूस जो है उसके कारण भी पूरी तरह से नहीं हो सकते, लेकिन हाँ इंटेस्टिनल जूस जो होता है वो डाइजेशन को पूरा कर देता है। सबसे कुछ ना कुछ डाइजेशन हुआ था और उसको पूरा कौन करता है? इंटेस्टिनल जूस या सकस इंटेरिकस। तो आपका डाइजेशन अंततः स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीटली पूरा हो जाता है। ये हम यहाँ तक पढ़ लिए। अब किसी को अगर कोई दिक्कत होगा तो हम लोग बात कर लेंगे, लेकिन फिलहाल जो है थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा मिल्क का डाइजेशन देख लें कि मिल्क का डाइजेशन हम लोगों में कैसे होता है। देखो, रियली में मनुष्य ही ऐसा एक मैमल है जो आपका एडल्ट होने के बाद भी दूध को लेता है भोजन के रूप में। कोई भी मैमल्स या एनिमल्स ऐसा अभी नहीं है वर्तमान में, सामान्यतः हम लोग के नॉलेज में, जो आपका क्या करता है? मिल्क को एडल्ट होने के बाद भी लेता है अपने भोजन के रूप में। हम लोग जो है ना अपवाद स्वरूप में आते हैं, जो बड़े हो जाने के बाद भी, एडल्ट होने के बाद भी मिल्क को अपने भोजन के रूप में लेते हैं। तो फिर हम लोगों में डाइजेशन कैसे होता है? बच्चों में तो आपको बताया था कि बच्चों में रेनिन पाया जाता है, किसमें? और गाय भैंस वगैरह में। और मनुष्य के जो बच्चे होते हैं उनमें काइमोसिन पाया जाता है, उससे डाइजेशन होता था। अगर काइमोसिन का कोई समस्या हो तो पेप्सिन के द्वारा वो आपका क्या होता था? कर्डलिंग और डाइजेशन हो जाता था। और आपको पीछे भी बताए कि काइमोट्रिप्सिन जो था ट्रिप्सिन, उसके द्वारा भी हो रहा था। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर हम काइमोसिन पीछे बताया था ना, काइमोसिन के द्वारा भी हो रहा था। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा इस बात को यहाँ आते हैं कि एडल्ट में क्या होता है। एडल्ट जो है उसमें रेनिन और काइमोसिन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। जब रेनिन और काइमोसिन नहीं होगा तब क्या होगा? भोजन पचाने के लिए हमारे पास दो ही उपाय बचा है। पहला उपाय है पेप्सिन, जो कहाँ निकलता था? याद करो, पेप्सिन जो था वो निकलता था आपके स्टोमक में गैस्ट्रिक जूस के रूप में। तो पेप्सिन आपका है जो स्टोमक में है, वहां पर डाइजेशन कर सकता है। और अगर पेप्सिन भी ठीक से डाइजेशन नहीं कर पाया तब आएगा कहां पर भोजन? आपका डियोडनम में आएगा। और जब डियोडनम में भोजन आएगा तो आपको बताया था कि डियोडनम में 3 सिक्रीशन शुरू आता है। पहला है बाइल जो लीवर से आया, दूसरा था पैनक्रिएटिक जूस जो पैनक्रियाज से आया, और तीसरा था इंटेस्टिनल जूस जो खुद उसके दीवार के म्यूकोसल जो ग्लैंड से उससे आया। अब यहाँ पर आ जाओ, जो आपका जैसे ही भोजन जो है ना आपका डियोडनम में आया और उसमें अगर दूध का डाइजेशन नहीं हो पाया था, मिल्क का डाइजेशन नहीं हो पाया था कंप्लीट रूप में,
तो काइमोट्रिप्सिन जो है ना पेप्सिन वाला रोल यहाँ अदा करता है। वो क्या करता है, भोजन को फिर से कट करवाता है, जमाता है, और जमा कर उसको उसमें जो बचा हुआ प्रोटीन्स वगैरह है उसको डाइजेस्ट करता है या होने में मदद करता है। कौन? काइमोसिन। उसके बाद यहाँ पर लिखे हैं नीचे, उसी बात को यहाँ पर देखो लिख दिए हैं। उसके बाद लिखिए कि कैल्शियम पारा कैबिनेट जो है वो आपका पेप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों के द्वारा डाइजेस्ट होता है, ध्यान रखिएगा। कर्डलिंग में कौन मदद कर रहा है? पेप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, ध्यान रखिएगा। पेप्सिन और काइमोट्रिप्सिन कर्डलिंग का काम करते हैं, और डाइजेशन का काम कौन कर रहे हैं उसको? पेप्सिन और ट्रिप्सिन। हो जाएगा। अर्थात कैजीन प्रोटीन जो होता है मिल्क का, किसमें? एडल्ट में, वो आपका बिना किसी प्रॉब्लम का भी आराम से पच जाता है। इसलिए बड़े हम लोग एडल्ट होने के बाद भी मनुष्य जो है ना वो क्या करता है, आपका आराम से दूध का उपयोग कर सकता है या करता है, जबकि अन्य जो आपके मैमल्स है या एनिमल्स है वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ हद तक कुछ ऑर्गेनिज्म में या कुछ एनिमल्स में, मतलब सॉरी मनुष्य में, कुछ मनुष्य में देखा गया है कि डाइजेशन ऑफ मिल्क में कुछ प्रॉब्लम्स होता है। ये प्रॉब्लम जो है ना उसके प्रोटीन के कारण नहीं होता है, ये जो प्रॉब्लम्स है ये मिल्क का जो शुगर है लैक्टोज उसके कारण होता है। क्यों भैया? तो जो आपका कुछ एडल्ट जो पर्सन है वो आपका जेनेटिक कारण से, जीन के कारण या जीन के कमी के कारण उनमें लैक्टोज को पचाने वाला जो एंजाइम है जिसका नाम था लैक्टेज, ठीक है, पीछे देखे थे हम, वो नहीं पाया जाता है। और जब लैक्टेज नहीं पाया जाएगा, मतलब लैक्टेज एब्सेंट रहेगा, तो जो मिल्क का आपका लैक्टोज है उसका डाइजेशन नहीं हो पाता है, और डाइजेशन नहीं जब हो पाता है तो आपका जो बैक्टीरिया होता है आपके इंटेस्टाइन में, खास करके लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद अगर लैक्टोज जो था उसका अगर डाइजेशन लार्ज इंटेस्टाइन तक नहीं हो पाया है तो जो बैक्टीरिया होता है वो उसको बदलना शुरू कर देता है। किसमें बाबू? उसको बदल देता है लैक्टिक एसिड में और गैस में। ये आपका फर्मेंटेशन के द्वारा एक प्रोसेस को करता है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है या ऑक्सीजन न के बराबर होता है, तो जो बैक्टीरिया है एनारोबिकली उसको आपको कन्वर्ट करता है लैक्टिक एसिड और गैस के रूप में, मतलब फर्मेंटेशन करता है। जब वो फर्मेंटेशन करता है तब क्या होता है, गैस जो है ना वो आपके कोलोन में या कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन में भी जमा होने लगते हैं, और आपको क्या होता है, पेट जो है ना उसमें ममोड़ा आने लगता है। पेट जो है ना उसमें क्या होता है, वो आपका ऐंठन शुरू हो जाता है, और इसी को कहते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। ऐसे लोगों को चूंकि लैक्टोज का डाइजेशन कंप्लीट रूप में नहीं हो पाया तो क्या होता है, अगर वो दूध पी लेते हैं तो उनको लूज मोशन होता है, या दूध का उपयोग करते हैं तो उसमें क्या होता है, लूज मोशन होता है, पेट में दर्द होता है, हाँ ऐंठन होता है और गैस बनता है। इस घटना को कहते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। ठीक है, तो लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या सारे व्यक्तियों में होगा? नहीं सर, सारे व्यक्तियों में लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं होगा। क्यों सारे व्यक्तियों में लैक्टोज इंटॉलरेंस क्यों नहीं होगा? क्योंकि जिनमें आपका लैक्टोज को पचाने के लिए जो लैक्टेज एंजाइम है वो नहीं रहेगा, उन्हीं में फर्मेंटेशन होगा, लैक्टिक एसिड बनेगा, बैक्टीरिया के द्वारा फर्मेंटेशन किया जाएगा। बाकी जो ऑर्गेनिज्म है जिसमें आपका क्या होता है, फर्मेंटेशन नहीं होगा बल्कि लैक्टेज एंजाइम पाया जाएगा, तो लैक्टेज एंजाइम पाए जाने के कारण उनका क्या होता है, डाइजेशन शुरू हो जाता है या होता है। अब लैक्टेज एंजाइम कहां पर था, क्या काम कर रहा था, ये अभी हम लोग पीछे में देखे हैं। ठीक है, लैक्टेज एंजाइम देखो यहां पर आपको बताए थे कि लैक्टेज एंजाइम जो था वो आपका पाया जाता है इंटेस्टिनल जूस में। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाएगा कि लैक्टेज एंजाइम जो है, एक व्यक्ति है जिसको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, तो बताओ उसमें कौन सा एंजाइम नहीं है और कहां पर नहीं है? तो उसमें कौन सा एंजाइम नहीं है, लैक्टेज एंजाइम नहीं है, और वो कहां पाया जाता है,
वो आपका इंटेस्टिनल जूस में होता है, जहां वो नहीं है। अब हम आगे बढ़ जाते। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस होने पर वैसे व्यक्तियों को क्या होता है भाई, तो आपको पता है ना, डायरिया जैसा होता है। तो ऐसे व्यक्तियों को अब क्या करना चाहिए, जिसको दूध पीने पर लूज मोशन होने लगता है, पेट में गैस बनता है, पेट में ऐंठन होता है, मरोड़ होता है, उन लोगों को क्या करना चाहिए, कोगुलेटेड मिल्क लेना चाहिए, कर्ड के रूप में, या दही जिसको बोलते हैं, योगर्ट ले सकते हो। उनको जमा हुआ दूध लेना चाहिए, और केवल दूध जमा हुआ लेना चाहिए, उसका वे नहीं लेना चाहिए। वे समझ रहे हो, जो पानी जैसा होता है। आप देखना, जब दही जमता है ना, तो उसमें साथ में बगल में पानी जैसा कुछ होता है, जमा हुआ दही में कुछ पानी जैसा होता है। तो ये जो पानी जैसा जो हिस्सा है, उसी को वे कहते हैं। और उसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। क्योंकि हम लोग जो आपका बैक्टीरिया के द्वारा डाइजेशन करते हैं, किसका बाबू, बैक्टीरिया के द्वारा जो है ना कोगुलेशन करते हैं, किसका, दूध का। तो उसमें क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है कुछ, और फर्मेंटेशन के कारण लैक्टिक एसिड बनता है। उसी लैक्टिक एसिड के कारण वो जो दूध है ना, दही में बदल जाता है। आपको पढ़ना है 12 में, देखोगे आप, दूध का जो जमना होता है 2 प्रकार से होता है। एक तो कैजिनेट बन के, पारा कैजिनेट बन के, कैल्शियम पारा कैजिनेट बन के, और दूसरा जो है ना, वो आपका किसके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा लैक्टिक एसिड बनाकर। तो ये हम आपको आगे पढ़ेंगे 12 में। फिलहाल यहाँ पर आ रहे थे, तो दूध का डाइजेशन किसमें होता है, कैसे होता है, सो कंप्लीट हो गया होगा। एडल्ट में दूध का डाइजेशन हो जाता है किसके मदद से, पेप्सिन के मदद से और काइमोट्रिप्सिन के मदद से। उसको पचाने के लिए कौन सा एंजाइम जरूरी था, पेप्सिन और ट्रिप्सिन। पेप्सिन और ट्रिप्सिन दूध का डाइजेशन करता है, लेकिन दूध को जमने में मदद करता है कौन, पेप्सिन और कौन, काइमोट्रिप्सिन। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, किसमें भाई, एडल्ट में। बच्चों में कौन था, रेनिन या काइमोसिन था। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब तक लैक्टोज इंटॉलरेंस ना हो, तो दूध हम खा सकते हैं और दूध का आइटम ले सकते हैं। लेकिन जब लैक्टोज इंटॉलरेंस हो, तो कोशिश करें पनीर खाएं, ठीक है, वो पानी निकाल के पनीर खाया जा सकता है। कोशिश करें दही खाएं, योगर्ट खाएं, ये जो है ना आपको खा सकते हो। या सेमी सॉलिड जो आपका एक बाजार में मिलता है, या आप लोग भी बनाते हो, उसको क्या कहते हैं, उसको आप वो जमा हुआ दूध कहते हो, उसको खा सकते हो। लेकिन हाँ, उसका लिक्विड जो है ना, वो आपको हटा देना चाहिए। अब शुरू करते हैं डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज के बारे में शायद आप थोड़ा बहुत भी जाने होंगे, तो जानते होंगे, क्योंकि ये सेल में पढ़ना था आपको, और हम लोग नीचे के क्लासों से ही पढ़ते आ रहे हैं इसको, कि सेलुलोज जो होता है कॉम्प्लेक्स आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, और ये जो है काफी कॉम्प्लेक्स होता है। शायद इसके कारण ही ये क्या करता है, पौधों में जो है ना रेजिस्टेंट पावर को बढ़ाता है, और पौधों को किसी भी एडवर्स कंडीशन में जिंदा रहने में मदद करता है। तो सेलुलोज जो है वो ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, और इसका खासियत क्या होता है कि ये जो है हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता है। कम से कम हम लोग जो है मैमल्स या अधिकांश जो एनिमल्स हैं, उनमें आपका डाइजेस्ट ये नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोग में इसको डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम चाहिए, सेलुलेज एंजाइम, वो नहीं होता है। ठीक है, सेलुलेज एंजाइम के न रहने के कारण हम लोगों के भोजन में इसका कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं है, न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, मतलब इससे हमको कोई एनर्जी नहीं मिलने वाला है, कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर न्यूट्रिशन के रूप से कहें हम, एनर्जी के रूप से कहें हम, लेकिन इसका बहुत बड़ा महत्व है। क्यों महत्व है? ये क्या करता है, रफेज का काम करता है। रफेज मतलब आप समझते होंगे शायद, रफेज का मतलब होता है रूखड़ा भोजन के रूप में। ये करता क्या है कि आपका जो भोजन होता है, भोजन में जो आपके क्या होते हैं, आपके काफी माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं या कंपोनेंट्स होते हैं, वो जाकर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन या गट के दीवार पर चिपक जाते हैं, सट जाते हैं, और क्या करते हैं, कॉन्स्टिपेशन उत्पन्न करते हैं, प्लस आपके नॉर्मल फंक्शनिंग जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसको रोकते हैं। तो उनको नॉर्मल फंक्शनिंग होने के लिए मदद कौन करता है? ये आपका करता है सेलुलोज रफेज के रूप में। और ये क्या करता है, जाकर
आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के दीवार को स्टिमुलेट करता है, उसके साथ छेड़छाड़ करता है, जिससे नॉर्मल पेरिस्टालसिस होता रहता है और आपका कब्ज नहीं होता, आपका पेट जो है ना साफ रहता है, ठीक से अपना फंक्शन कर सकता है, मतलब डाइजेशन ठीक से कर सकता है। ठीक है, तो अर्थात इसका कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू तो हमको नहीं है, लेकिन हाँ न्यूट्रिशनल वैल्यू से कम वैल्यू भी इसमें नहीं है। ये क्या करता है, नॉर्मल पेरिस्टालसिस रखता है, कॉन्स्टिपेशन को हटाता है और डाइजेशन को पूरा करने में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्वस्थ बनाए रखता है। ठीक है, इसलिए जब भी कोई हो छिलका वाला भोजन जरूर किया कीजिए, है ना। हम लोग क्या करते हैं आजकल जो है ना एडवांस हो गए हैं, जो भी नेनुआ वगैरह भी जो है ना वो आपका क्या करते हैं, नेनुआ वगैरह का सब्जी वगैरह भी बनाते हैं या करेली वगैरह का सब्जी वगैरह भी बनाते हैं, तो उसका छिलका हटा देते हैं। या इवन हम लोग जो खाते हैं अभी तो खैर कम हो गया होगा, ककड़ी खीरा वगैरह भी जो खाते हैं उसको भी छील देते हैं हम लोग। तो ककड़ी खीरा मतलब कि वैसा आपका भोजन जिसके जो कवर है या जिसका जो छिलका है खाया जा सके, उसको खा जाना चाहिए। इससे क्या फायदा होगा, सेलुलोज का मात्रा आपके भोजन में रहेगा, और जब सेलुलोज का मात्रा आपके भोजन में पर्याप्त रहेगा तो आपको डाइजेशन संबंधी समस्याओं का सामना ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग चना जो खाते हैं, चना को भी छिलका हटाकर खाते हैं, ये ठीक नहीं है। चना को छिलका के साथ खाएं। वो जो सत्तू वगैरह बनाते हैं उसमें भी आपको अब हटा दे रहे हैं, तो जो सत्तू पहले हमारे डाइजेशन को ठीक करता था, अब वो क्या होता है जाकर चिपकने लगा है। मैदा सबसे ज्यादा हानिकारक है। जब भी मैदा खाओ तो साथ में जो है छिलका वाला सब्जी या कुछ वैसा हो जो क्या करे, उसको पेरिस्टालसिस को कमजोर बनाने से रोकने में मदद करे, मतलब पेरिस्टालसिस को समान बनाए रखे, ऐसा कुछ खाना साथ में होना चाहिए। आलू का सब्जी में भी हम लोग वही करते हैं, छिलका हटा देते हैं। तो कोशिश क्या करना है, छिलका वाला खाना आपका भोजन में शामिल हो ताकि पेरिस्टालसिस को नॉर्मल किया जा सके। क्यों? क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, सेलुलोज फाइबर्स होते हैं और सेलुलोज फाइबर्स का डाइजेशन नहीं होता है हमें। लेकिन यहाँ पर कुछ बात हम लिखे हैं कि हर्बीवोर्स ढेर सारे मैमल्स हैं। ठीक है, वो आपका हर्बीवोर्स मैमल्स जो हैं उनमें क्या होता है, सेलुलोज का डाइजेशन शुरू हो गया है या होता है। हम लोगों में नहीं है लेकिन हर्बीवोर्स में है। कैसे होता है, तो धीरे में सेलुलोज को डाइजेशन करने वाला या सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला उनके पास एंजाइम तो नहीं होता है, लेकिन सेलुलोज को फर्मेंटेट करने वाला, उसको फर्मेंटेशन करवाने वाला कुछ बैक्टीरिया होता है जो उनके गट के अलग अलग हिस्सों में पाया जाता है। और वो बैक्टीरिया क्या करता है, सेलुलोज को तोड़ देता है एसिटिक एसिड के रूप में और प्रोपियोनिक एसिड के रूप में। ठीक है, तो हर्बीवोर्स मैमल्स जो हैं उनमें जो है ना आपका जो डाइजेशन होता है सेलुलोज का, वो किस रूप में होता है, तो वो ग्लूकोज के रूप में नहीं होता है, ग्लूकोज के रूप में नहीं टूटते, क्योंकि उनमें आपका सेलुलेज एंजाइम नहीं होता है। तो टूटते हैं किस रूप में, तो वो टूटते हैं कुछ एसिड के रूप में, जिसमें कौन एसिड, एसिटिक एसिड और प्रोपियोनिक एसिड जो है ना वो प्रमुख है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि जो रूमिनेंट होता है, रूमिनेंट समझते होंगे, जो चबाने वाला होता है, भोजन को जो है ना निगल के फिर दोबारा पागुर करता है, चबाता है। वैसे जो जानवर होते हैं हर्बीवोर्स, उनमें सेलुलोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया जो होता है वो उनके स्टोमक में पाया जाता है, र्यूमेन और रेटिकुलम में। आप शायद उनमें पढ़े होंगे, याद होगा, पीछे भी पढ़ाए थे हम, कि जो हर्बीवोर्स थे उसमें डायरेक्ट जो है ना भोजन चला आता था। किसमें, हर्बीवोर्स जो थे वो आपका डायरेक्ट भोजन जो है वो आपका चला आता था कहाँ पर, तो उसके स्टोमक में। स्टोमक कई चैम्बर्स में बटे हुए थे, तो उसमें जो र्यूमेन था ना और रेटिकुलम जो है ना, उसमें आपका पाया जाता है, स्टोमक के र्यूमेन और रेटिकुलम में पाया जाता है कोची बाबू, सेलुलोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया। और सेलुलोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया जो होता है वो एसिटिक एसिड और प्रोपियोनिक एसिड के रूप में सेलुलोज को क्या करता है, आपका फर्मेंटेड कर देता है। ठीक है, लेकिन ये तो बताया आपको किसमें, हर्बीवोर्स में, जैसे आपका कैटल्स वगैरह है उसमें। लेकिन आप रैबिट का बात करो, रैबिट का बात करो, ग्वानिया पीक का बात करो, आप जानते होंगे बिलायती चूहा जिसको लोग बोल देते हैं।
ठीक है, उनका बात करो तो उसमें सेलुलोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया जो है ना वो आपका सीकम में होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। अब जरा सोचो, जब सीकम में होगा सेलुलोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया तो सेलुलोज का डाइजेशन कहाँ शुरू होगा? सीकम से शुरू होगा। जबकि अभी तक का जो पढ़ाई हम लोग पढ़े हैं, याद करो, तो डाइजेशन कहाँ हो जाता है? पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन में। एब्जॉर्प्शन भोजन का कहाँ हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद मतलब इलियम के बाद ना तो भोजन का डाइजेशन होता है और ना आपका भोजन का एब्जॉर्प्शन होता है। किस सिंपल वे में हम बोल लेते हैं, ये आपका रूल मत बना दीजिएगा, ये सिंपल आपका प्रोसेस है किसका? डाइजेशन का। लेकिन रैबिट और जो ग्वानिया पिग था उसमें आपका सेलुलोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया पाया जाता है उसके सीकम में, लार्ज इंटेस्टाइन का, और वो क्या करता है? सेलुलोज को और उसके साथ जो और पार्टिकल्स, जो और कंपोनेंट्स होते हैं उनका कंप्लीट डाइजेशन करता है। कहां पर? सीकम में या लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जो है ना उसका सीकम में शुरुआत करता है। अब जब शुरुआत हो गया तो उसका कंप्लीट डाइजेशन होने के लिए और उसका जो आपका जो डाइजेस्टेड फूड है उसका यूज करने के लिए दोबारा वो फिर से आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में आना चाहिए। और आपको बताए थे कि जहां पर इलियम सीकम से मिलता है वहां पर बल्ब लगा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और किसके बीच में? लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में। तो भोजन दोबारा जो है ना फिर से इलियम में नहीं घुस सकता है सीकम से। तो ऐसे लोगों को क्या करना पड़ता है? ऐसे एनिमल्स को क्या करना पड़ता है? उनको अपना लैट्रिन जो है या सुबह का जो फिशेस है उसको खाना पड़ता है। ठीक है, दोबारा खाते हैं वो। क्यों भाई? सीकम में जो है ना डाइजेशन शुरू हुआ था उनका, और लार्ज इंटेस्टाइन में और तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स था नहीं, तो कंप्लीट नहीं होगा। प्लस जो डाइजेशन शुरू हुआ था उसका यूटिलाइजेशन करना था, वो आपके बॉडी के अंदर जाए तो उसको फिर से क्या करना पड़ेगा? जो डाइजेशन हुआ है, डाइजेशन के रूप में निकला है बाहर, उसको फिर से ले लिया जाए। यही वो करते हैं। ग्वानिया पिग है या रैबिट है, वो यही करते हैं। क्या करते हैं? वो आपका कुछ ही हाथी क्या करता है? हाथी क्या करता है? जो है आपके कौन जो आपको बता रहे थे इसके रैबिट के बारे में और किसके बारे में? ग्वानिया पिग के बारे में। वो क्या करते हैं? सुबह का जो मॉर्निंग का जो उनका मल होता है उसको खाते हैं। अगर आपके यहाँ खरगोश वगैरह होगा या जिसके यहाँ भी होगा उसके यहाँ आप जाकर देख सकते हो, खरगोश जो सुबह का लैट्रिन करता है ना, थोड़ा सा वो पल्पी होता है, मुलायम होता है, क्रीमी कलर का होता है। क्रीमी मतलब थोड़ा भूरा हल्का और काफी सॉफ्ट होता है। लेकिन बाकी जो दिन भर का उसका लैट्रिन होता है, फिशेस होता है, वो ब्लैक होता है और हार्ड होता है। ठीक है, ब्लैक कलर, ब्लैकिश कलर का होता है और हार्ड होता है। तो सुबह का जो लैट्रिन जो सुबह में आपका वो आया क्रीमी कलर का, उसको दोबारा खा जाता है और इस घटना को कहते हैं कॉप्रोफैगी। तो कॉप्रोफैगी क्या है? जानवरों के द्वारा या एनिमल्स के द्वारा अपने मल को दोबारा खाया जाना। अब रैबिट को अगर जो है ना कॉप्रोफैगी से रोक दिया जाए किसी कारण से, जैसे मान लीजिए उसको पिंजरा में लटका दिया जाए रात में, तो क्या होगा? सुबह जो लैट्रिन करेगा नीचे गिर जाएगा पिंजरा से। या सुबह में जो लैट्रिन किया है वो उसको खाने न दिया जाए किसी तरह से, तो क्या होता है? वो मर जाता है। ठीक है, क्यों भाई? क्योंकि डाइजेशन उसका कहाँ शुरू हुआ था? लार्ज इंटेस्टाइन में शुरू हुआ था। और डाइजेशन जो लार्ज इंटेस्टाइन में शुरू हुआ था वो क्या हुआ? कंप्लीट तो हो नहीं पाएगा। जब कंप्लीट नहीं हो पाएगा, एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा डाइजेस्टेड फूड का, तो बताओ उसको किसका कमी हो जाएगा? न्यूट्रिएंट्स का कमी हो जाएगा और वो बेचारा मर जाएगा। ये आपको हम बता रहे थे किसके बारे में? रैबिट के बारे में। लेकिन कुछ जो आपके एनिमल्स होते हैं, सामान्यतः आप एक बात और ध्यान रखना है कि हम लोग में 2-3 चीज नहीं पच सकता है। पहला तो सेलुलोज नहीं पच सकता है, दूसरा जो फाइब्रस कुछ प्रोटीन्स होते हैं वो भी नहीं पच सकता है। अर्थात बाल जो हम लोग खा जाते हैं, नेल्स जो हम लोग खा जाते हैं, इवन हम लोग जो है ना चमड़ा कभी चबा जाते हैं, तो वो आपको पच नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें केराटिन प्रोटीन होता है जो फाइब्रस होता है। लेकिन कुछ जो एनिमल्स हैं उनके बारे में अब जरा सा देख लें। वुड कॉकरोच
मतलब लकड़ी को खाने वाला कॉकरोच जो है, सो सब कॉकरोच नहीं खाता है, कुछ हैं जो आराम से लकड़ियों को खा जाते हैं। टर्मिट्स, आप समझते हो, घूम, दीमक जिसको बोल रहे हैं, ये सब जो है ना सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाते हैं अपने एलिमेंट्री कैनाल या गट के अंदर, जबकि हम लोग नहीं कर पा रहे थे। वो कैसे डाइजेस्ट करते हैं? तो उनमें सेलुलेज एंजाइम निकलता है। अब ये सेलुलेज एंजाइम या तो खुद का होता है या किसी और का होता है। जैसे वुड कॉकरोच है, वुड कॉकरोच जो होता है उसका जो सेलुलेज एंजाइम होता है वो खुद का होता है, वो अपने उसका डाइजेस्टिव जो है ना आपका गट से निकलता है। लेकिन जो टर्मिट होता है, जिसको आप दीमक बोल रहे हो, व्हाइट आंट बोल रहे हो, ये जो है ना इसमें इसके इंटेस्टाइन में प्रोटोजोअन्स एक होता है जिसका नाम है ट्राइकोनिम्फा। वो आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाता है इसके साथ। ये क्या करता है, ट्राइकोनिम्फा सेलुलेज एंजाइम देता है जिससे सेलुलोज का डाइजेशन टर्मिट के इंटेस्टाइन या गट में हो जाता है, और उसी में से कुछ ट्राइकोनिम्फा भी भोजन अपना प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर ट्राइकोनिम्फा को क्या फायदा हो गया, टर्मिट से भोजन मिल जाता है। और टर्मिट को क्या फायदा हो गया कि ट्राइकोनिम्फा उसके आंत में जो था प्रोटोजोअन, उसके कारण उसमें सेलुलोज का डाइजेशन आराम से हो जाता है, तो प्रेम से वो लकड़ी खा लेता है। तो ये आपको सिम्बायोसिस बता रहे थे यहाँ पर। नेक्स्ट है यहाँ पर एक अगला जो बात है, इनडाइजेशन ऑफ फाइब्रस प्रोटीन। तो आपको हम बोल रहे थे भी कि हम लोग जो है ना प्रोटियोलिटिक इंजाइम्स हम लोगों में होता है, लेकिन वैसा प्रोटियोलिटिक इंजाइम्स नहीं होता है जो फाइब्रस प्रोटीन को खा सके। हम लोग सेलुलोज को भी नहीं डाइजेस्ट कर सकते हैं, फाइब्रस प्रोटीन को भी डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे केराटिन बताया आपको, हेयर्स में होता है, नेल्स में होता है, इवन वूल वगैरह में होता है। तो ये सबको हम नहीं पचा सकते क्योंकि हम लोगों के पास इसको डाइजेस्ट करने के लिए कोई फाइब्रस आपका प्रोटीन एंजाइम नहीं होता है। साथ ही साथ सिल्क फाइबर्स को भी नहीं पचा सकते क्योंकि वहां पर फाइब्रियन होता है। फाइब्रियन केराटिन किसमें बताए जाते हैं, हेयर्स में, नेल में, वूल में, लेकिन आपका जो सिल्क होता है उसमें फाइब्रियन प्रोटीन होता है, ध्यान रखना है। कई बार आप देखे होंगे कि जो प्रेइंग मैमल्स होते हैं, जैसे शेर हैं, टाइगर्स है, लायन है, टाइगर है, ये सब जो है मर जाते हैं। क्यों भाई? उनका गट जो है ना वो आपका काम करना बंद कर देता है, या गट जो है ना वो अंदर से उसमें कोई हिंड्रेंस आ जाता है, रुकावट आ जाता है, तो भोजन नहीं करते हैं और अंततः वो मर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? लायंस है या टाइगर है, वो सामान्यतः बाल को नहीं खाता है, बाल को छाट के हटा देता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो खाना खाने के समय काफी मात्रा में बाल उसके पेट में चला जाता है। किसके साथ? भोजन के साथ, मांस के साथ। अगर कम मात्रा में बाल गया है तब तो वो भोजन के साथ अनडाइजेस्टेड वेस्ट के रूप में बाहर आ जाता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में गया है तो धीरे धीरे जहां तहां इकट्ठा होने लगता है और अंततः वहां पर बाल का गुच्छा बन जाता है, गोल बन जाता है, आपका बॉल बन जाता है। और वो जो हेयर बॉल बनता है, वो हेयर बॉल क्या करता है, एलिमेंट्री कैनाल में जाकर कहीं ना कहीं फंस जाता है। और जब वो फंस जाता है, स्टोमक से आगे बढ़ता है तो फंस जाता है, और अगर वो फंस जाता है तो क्या होता है, भोजन उसका आगे नहीं बढ़ पाता है और वो बेचारा बिना खाए हुए मर जाता है। ठीक है। कुछ इनवर्टिब्रेट्स है, जैसे कुछ कीड़े वगैरह हैं, इंसेक्ट्स वगैरह हैं, वो आराम से केराटिन को या फाइब्रियन को पचा लेते हैं। क्यों भैया? क्योंकि उनके पास उसका एंजाइम्स होता है। तो ये हम लोग पढ़ रहे थे डाइजेशन। डाइजेशन में अगला जो बात हम लोग करते हैं डाइजेशन के बाद, वो है एब्जॉर्प्शन। तो हमको लगता है डाइजेशन कंप्लीट हो गया। आप लोग जो है ना डाइजेशन